करीब 15 साल पुरानी ये बात है। एक लड़की जिसका नाम उमा होता है, उमा की शादी होने वाली थी। उसकी बारात आने वाली थी, पूरी तैयारियां हो चुकी थी। इसी बीच में उसकी बड़ी बहन जिसका नाम बेबी होता है, बेबी अपनी बहन उमा को ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, ताकि उसको ब्यूटी पार्लर लेके जा सके, उसको दुल्हन के रूप में तैयार करवा सके। जब वो उमा मिलती नहीं है तो बेबी परेशान हो जाती है। वो अपने पिता यानी कि पवन के पास जाती है, जाके पूछती है कि पिताजी, उमा दिखाई नहीं दे रही है, मुझे उसको ब्यूटी पार्लर लेके जाना है। वो कहते हैं कि बेटा तुम खुद ढूंढ लो, या फिर भैया से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, मैं बहुत बिजी हूँ, बारात आने वाली है, बस मुझे उसकी तैयारी में लगना है। इसी बीच में पिता तैयारी में लगा हुआ था। वो भाई के पास जाती है तो भाई अलग तैयारी में लगे हुए थे। देखते ही देखते कब बारात आ जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन उमा का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था। घर वालों के पास जब ये सूचना पहुंच जाती है कि उमा का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है, उधर बाराती आते हैं और बारात चढ़नी शुरू हो जाती है। इधर घराती थे जो खाना पीना में लगे हुए थे। जब देखते देखते वक्त आगे बढ़ रहा था, तब दुल्हन की जो पिता होते हैं वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आखिरकार करें तो क्या करें। वो दूल्हे के पिता के पास जाते हैं, क्योंकि अब उस लड़की का स्टेज पर चढ़ने का वक्त आने वाला था। तभी वो जाते हैं और जाकर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, जो हमारी बेटी है उमा, वो अचानक से गायब हो गई है, लापता हो गई है। घर के हर एक सदस्य से पूछ लिया, जहां जहां उठती बैठती है वहां सब में पूछ लिया, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। आखिरकार जो दूल्हे के पिता होते हैं वो कहते हैं कि परेशान मत हो, क्योंकि इस बीच में ये संकट की घड़ी है और इस बीच में फैसले लेना बहुत मुश्किल काम है। हम बिना दुल्हन के अगर घर जाएंगे तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे क्या कोई बात ना खराब हो, ना आपकी ना हमारी। लेकिन इस घर में ये 3 बहनें थीं और उमा सबसे छोटी होती है। बड़ी की तो पहली शादी हो चुकी थी। अब बीच का रास्ता निकालें तो क्या निकालें। तब दुल्हन के मामा बीच में आते हैं, आकर आके कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवा दूंगा, क्योंकि जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है वो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें तुमसे रिश्तेदारी जोड़ने में कोई एतराज़ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जब ये बात आती है तो इस दुख की घड़ी में कठोर फैसला लेते हुए आखिरकार दुल्हन की जो मामा की बेटी होती है उसको दुल्हन बनाकर दूल्हे के साथ विदा कर दिया जाता है। ये फैसला ले जरूर लिया जाता है, लेकिन इस बीच में घर वाले, परिवार वाले सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और देखते ही देखते ये बात घर आती हो, बाराती हो, ये गांव में सभी लोगों तक पहुंच जाती है। इसी रात की बात है कि जो दुल्हन का पिता होता है, नाम पवन होता है, दुल्हन का जो भाई होता है, एक का नाम बबलू, एक का नाम टिंकू होता है, वो कसम खाते हैं कि आज के बाद यदि उमा ने इस दहलीज पर कदम रखने की कोशिश की तो उसके लिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए उसका इस घर में कोई भी कदम अब इस घर में नहीं आएगा और हमेशा हमेशा के लिए उससे रिश्तेदारी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस तरह का फैसला लेते हैं और देखते ही देखते वक्त आगे बढ़ने लगता है। साल 2025 आ जाता है, यानी कि 15 साल के बाद जब साल 2025 आता है तो हरियाणा की पुलिस घर में आती है। घर आने के बाद इस परिवार से पूछती है कि क्या आप लोग उमा के परिवार वाले हैं, यानी कि पिता हैं, भाई हैं, माता हैं। सभी लोगों से बातचीत की जा रही थी। उनके पास एक सर होता है, उमा का सर, यानी कि उनकी जो खोपड़ी थी उसको लेके आए थे कि उमा अब इस दुनिया में रही नहीं है, उसका धड़ यानी कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन ये उसका सर है। जैसे ही घर वाले सर देखते हैं, घर वाले कहते हैं कि हमने तो 15 साल पहले ही उससे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर लिए थे, अब हमारा कुछ भी नहीं है। तभी इंसानियत के नाते गांव वाले, रिश्तेदार, परिवार के लोग कहते हैं कि इसका सर का ही अंतिम संस्कार कर दो। सर का अंतिम संस्कार जरूर कर दिया जाता है, लेकिन ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार उमा की हत्या किसने की और क्यों की, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का जिला है यमुनानगर, और यमुनानगर जिले का एक थाना लगता है प्रतापनगर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है जगाधरी पावटी साहिब नेशनल हाईवे, और यहाँ का एक गांव लगता है, इसका नाम है बहादुरपुर। हाईवे यानी कि नेशनल हाईवे से महज 20 मीटर नीचे ही एक पॉपुलर की नर्सरी है, और पॉपुलर की जो नर्सरी है उस नर्सरी पर काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विजय होता है। विजय उस पॉपुलर की नर्सरी में देखने के लिए गया था कि पौध बन के तैयार हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, क्योंकि वो नर्सरी लगाता है। ये तारीख थी 7 दिसंबर 2025 की दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे वो इधर से उधर खेत में घूम रहा था, पॉपुलर की नर्सरी देख रहा था, क्योंकि उसे वो नर्सरी खरीदनी थी। अचानक ही उसकी नज़र पड़ती है एक लाश पर। वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। लाश को देखने के बाद वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन इस बीच में वो हिम्मत से काम लेता है। उसको पास जाकर जब देखने की कोशिश कर रहा था तो बिना सर की वो लाश होती है, धड़ होता है, लेकिन उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये तो किसी महिला की लाश है। इसलिए उसने आसपास कुछ अपने स्तर से देखने की कोशिश की, और तुरंत ही तत्काल जो इस खेत का मालिक होता है जिसका नाम परमजीत होता है, विजय परमजीत को फ़ोन लगाता है और कहता है कि साहब, यहाँ पर तुम्हारे खेत में एक लाश पड़ी हुई है, आप जल्दी से आ जाइए।
परमजीत को जैसे ही सूचना मिलती है, परमजीत तुरंत ही तत्काल वहां मौके पर पहुंच जाता है, देखता है और देख के अंदाजा लगाता है शायद किसी ने हत्या की है और हत्या करके शव को यहां फेंका गया है। कौन है क्या है वो भी जानना चाहता था, लेकिन इस तरह से उस एकदम अचानक से ही सब जो हो गया है, तो परमजीत भी परेशान था, विजय भी परेशान था। तत्काल ही उन्होंने 112 नंबर पर फोन करते हैं और 12 नंबर फोन करने के बाद कहते हैं कि साहब कलेसर नेशनल पार्क जो है उसके पास में ही एक गांव लगता है, नाम है बहादुरपुर, और बहादुरपुर के पास एक पॉपुलर की नर्सरी है, आप वहां पे आ जाइए, दरअसल यहां पर एक लाश पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, एसएचओ प्रताप नगर नरसिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। सीओ हो या एसपी हो या आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ शनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी। शव के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई शनाख्त करने वाली चीज़ नहीं थी जिससे कि ये पहचान सकें कि आखिरकार लाश किसकी है। लेकिन देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था, या तो 25 साल की उम्र होगी या 30 साल के आसपास की उम्र होगी, या थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। शव को कब्जे में लिया जाता है, कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जितने भी आसपास के ज़िले होते हैं, सभी आसपास के ज़िलों को एक सूचना दी जाती है कि इस तरह से एक अज्ञात लाश मिली है, उसकी शनाख्त के प्रयास करने में हमारी मदद करिए। साथ ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी जाती है कि इस इलाके में इस जगह पर एक लाश मिली है, और ये फोटो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जहां पर लाश मिली थी वहां से कुछ ही फासले से हिमाचल प्रदेश, कुछ ही फासले से चंडीगढ़, कुछ ही फासले से उत्तराखंड, कुछ ही फासले से उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती थी। इसी बीच में 4 राज्यों की सीमा लगने के साथ साथ 5वां राज्य होता है हरियाणा। लेकिन कहीं से ना कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट की शिकायत आती है और ना ही किसी ने आकर संपर्क किया। पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। 72 घंटे का समय बीत जाता है, और जब 72 घंटे का समय बीत जाता है तो उच्च अधिकारी कहते हैं कि अब समय बीत चुका है, पोस्टमार्टम हो चुका है, इसलिए इस बाकी बचे हुए जो धड़ है इसका अंतिम संस्कार करा दीजिए। सेवा समिति नाम से एक संस्था होती है, सेवा समिति के माध्यम से आखिरकार उस धड़ का अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। लेकिन इस जिले के जो एसपी होते हैं, नाम का कमलदीप गोयल, वो एसआईटी का गठन करते हैं। साथ ही सर्विलांस टीम होती है, फॉरेंसिक टीम होती है, डॉग स्क्वाड होता है, तमाम टीमें थी, अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहे थे ताकि इस हत्याकांड का खुलासा हो सके। एसपी ने साफ साफ कहा कि चाहे ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वाले लग जाएं, चाहे कई थानों की फोर्स लग जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हर हाल में इस हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए। ये एक तरह से ब्लाइंड मर्डर था और इस ब्लाइंड मर्डर का पता चल पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस ने जब ठान ली थी तो उसके लिए उन्होंने फिर प्रयास करने शुरू कर दिए। 500 से ज़्यादा जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, बार बार देखा जा रहा था, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, कभी लाश 24 घंटे पहले आई है तो कभी अंदाज़ा लगाया जा रहा था 36 घंटे पहले है तो कभी कुछ, इस तरह की बातें चल रही थी। पुलिस की अलग अलग टीम काम कर रही थी। एक गाड़ी थी जो जहां ये घटना स्थल पर लाश मिलती है वहां से लगभग 300 मीटर फासले से एक गाड़ी थी जो आती है और उसकी लाइट अचानक से बंद हो जाती है। पुलिस को हल्का सा एक क्लू मिला था और उस क्लू के आधार पर पुलिस ने जब उसको देखना शुरू किया तो इसके नंबर मिल जाता है। दरअसल नंबर होता है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का नंबर होने के साथ ही उस गाड़ी का ये पता निकालने की कोशिश की जा रही थी कि ये गाड़ी यहाँ पर आके क्यों रुकती है। हालांकि उस जगह से बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन वो गाड़ी थोड़ी सस्पियस नजर आती है, संदिग्ध नजर आती है, इसलिए उस गाड़ी पर काम करना शुरू किया। साथ ही सर्विलांस की मदद से उस इलाके में आने वाले उत्तर प्रदेश के हों या फिर अन्य राज्यों के हों जो नंबर थे जो अचानक से आ जा रहे थे, उन नंबरों के बारे में देखा जाता है। तब कुछ नंबर मिलते हैं, यानी कि मोबाइल नंबर। आखिरकार उन मोबाइल नंबरों को और जो गाड़ी का नंबर था उसको आपस से मिलान करने की कोशिश की जा रही थी, तो पुलिस की कुछ मंजिल आसान सी होने लगती है। आखिरकार पुलिस ने एक टीम बनाई जाती है। टीम बनाने के बाद उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर, और सहारनपुर का एक थाना लगता है नकुड़, और नकुड़ थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है टिडोली। टिडोली गांव में पुलिस जाती है, जाने के बाद पहुंचती है, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर जो था वो था बिलाल का नंबर। बिलाल के नंबर तक पुलिस पहुंच जाती है। बिलाल के नंबर जाने के बाद जब घर जाती है तो घर जाने के बाद पता चलता है कि घर में तो शादी की तैयारी चल रही थी, खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। इसी बीच में बिलाल तो मिलता नहीं, लेकिन बिलाल के पिता जिनका नाम फुरकान होता है, उनसे संपर्क किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या बिलाल है? कहते हैं साहब मेरे बेटे का नाम बिलाल है। पूछा जाता है कि आज क्या है, कुछ घर में फंक्शन है? ये तारीख थी 13 दिसंबर 2025। फुरकान की बेटी होती है शिवा, शिवा की बारात आने वाली थी, उसकी तैयारी चल रही थी। और जैसे बारात आने वाली थी, इस बात की तैयारी चल रही थी, तब फुरकान से कहा जाता है कि अपने बेटे से ज़रा संपर्क करो। जब बेटे से संपर्क किया जाता है तो वो जहाँ होता है पुलिस उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद अपने कब्जे में ले लेती है। इस बीच में घर वालों को इत्मीनान हो जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा बवाल हुआ है जिसकी वजह से पुलिस यहाँ तक आई है, हरियाणा के, वो भी बड़ी संख्या में आई है। फुरकान अब अपने बेटे से जब बातचीत करने की कोशिश कर रहा था
इसी बीच में पुलिस वालों ने जब एक दो सवाल करने शुरू किए हैं तो बिलाल सवालों के जवाब दे नहीं पा रहा था। सर्दी में भी उसको पसीने आने लगते हैं और जैसे पसीने आते हैं फुरकान समझ जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ उसके बेटे ने गड़बड़ की है। तभी वो शिवा की ससुराल जहाँ से बारात आने वाली थी उनके पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आप बारात लेकर मत आना, हम इस शादी को फिलहाल के लिए स्थगित करते हैं क्योंकि एक हम पर बहुत बड़ी विपदा आ चुकी है। जैसे ही शिवा के ससुराल वालों ने ये बात सुनी उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम बारात आज नहीं फिर कभी लेके आ जाएंगे। इसी बीच में फुरकान अपने उस बेटे यानी कि बिलाल की भी बारात जाने वाली थी अगली तारीख यानी कि 14 दिसंबर 2025 को, और साथ ही उसका छोटा भाई होता है जिसका नाम सलमान होता है, उसकी भी बारात जाने वाली थी। ये रामपुर मनीहारन का गांव लढोरा लगता है, वहां बारात जाने वाली थी। जब वहां फ़ोन किया जाता है उनसे कहा जाता है कि देखो हम अगले दिन यानी कि कल बारात लाएंगे जरूर, लेकिन हम सिर्फ एक बेटे की बारात ला सकते हैं, हम दोनों बेटों की बारात नहीं ला सकते क्योंकि हमारे एक बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है। अब क्योंकि एक बेटे की बारात आ सकती है, बारात जाती जरूर है 14 दिसंबर 2025 को, लेकिन एक बेटे की जाती है क्योंकि एक यानी कि बिलाल को तो पुलिस ले जा चुकी थी। सलमान बचता है। सलमान की जब बारात जा रही थी मुश्किल से 5 या 6 लोग थे जो बारात में जाते हैं, और उस लड़की की जिसकी बिलाल से शादी होने वाली थी उसके लिए एकदम से ही 24 घंटे में ही एक नया लड़का ढूंढा जाता है, और नया लड़का ढूंढने के बाद आखिरकार उस लड़की की भी शादी कर दी जाती है। लेकिन जब पुलिस इस बिलाल को लेकर जाती है, उससे पूछताछ करती है, उसे पूछा जाता है कि बिलाल ये बताओ ये लड़की कौन थी जिसकी तुमने गर्दन काट कर उसकी हत्या कर दी। शुरुआत में वो ऐसी बात कर रहा था, लेकिन जब सर्दी में भी उससे पसीने आ रहे थे पुलिस समझ जाती है कि यही कुछ ना कुछ हुआ है। अब उससे पूछा जाता है तो उसने कहा कि साहब उस लड़की का नाम लेकिन उमा है, लेकिन उमा का जो है कि सहारनपुर कोतवाली देहात क्षेत्र का एक मोहल्ला है, कॉलोनी है जिसका नाम गंगोत्री है, वहां पर वो रहती है। दरअसल ये बिलाल जो ड्राइवर का काम करता है और पिछले 2 साल से इस उमा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। इस बात का ना इसके बिलाल के माता पिता को, ना परिवार के, ना रिश्तेदार, किसी को नहीं पता था। वो गंगोत्री में जाता था, उसके साथ ऐसे रहता था जैसे पति और पत्नी की तरह रह रहे हैं। वक्त आगे बढ़ जाता है और इसी बीच में जो घर वाले होते हैं बिलाल के, उन्होंने उसकी रिश्ता तय कर दिया था। मामा की बेटी से ही शादी तय कर दी थी। अब वो शादी के दिन धीरे धीरे नज़दीक आ रहे थे। उधर उमा जो थी वो बिलाल से लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना है, तुमसे प्यार कर चुकी हूँ, ये वो जो भी बातें थीं वो उस उमा से पीछा छुड़ाने की तमाम कोशिशें कर रहा था। जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा था इसके दिमाग में खुरापाती ख्याल आता है कि क्यों ना उमा को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तभी उसने 6 दिसंबर 2025 को शाम लगभग 6-7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो उमा से कहता है कि उमा क्या तुम्हारा मन कर रहा है कि कहीं घूमने का, कहीं लंबे लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। उमा को जैसे ये खबर मिलती है उमा एकदम खुशी से झूम उठती है। वो इंतज़ार कर रही थी। जैसे वो आता है बिलाल उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ से लगभग अभी 80 किलोमीटर दूर पहुँचे थे, यानी कि हरियाणा प्रदेश का जो ज़िला है यमुनानगर का थाना है प्रतापनगर का एक इलाका है, गाँव बहादुरपुर, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो कहता है कि जो सीट बेल्ट है ना वो थोड़ी परेशान कर रही है, मैं इसे सीट बेल्ट को ठीक कर लूँ। रात का अंधेरा था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और इसी बीच में बिलाल ने मौका पाते ही पीछे वाली सीट पर बैठता है और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके उस गले को तब तक दबाता है जब तक क्या, लेकिन उमा के प्राण नहीं निकल जाते। लेकिन उमा प्राण निकल जाते हैं, लेकिन उमा मारी जाती है। उसके बाद फिर वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसकी लाश की पहचान हो जाए तो ये पता चल जाए, इसलिए उसने उसके धड़ को सर से बिल्कुल अलग किया, उसके तन से हर एक कपड़े को उतारा, उसके शरीर पर जो भी ज्वेलरी थी, जो भी उसने पहना हुआ था, उन सबको उतारा, बिना किसी चीज़ के उसको एक जगह पर फेंक देता है, और जो सर होता है उस सर को भी कहीं दूर फेंक देता है। धड़ तो मिल चुका था और 72 घंटे के बाद उसका अंतिम संस्कार सेवा समिति द्वारा करा दिया जाता है, लेकिन सर कहाँ है? पुलिस वाले जब सर पूछते हैं तो आखिरकार बिलाल की निशानदेही के आधार पर उस लड़की का सर भी मिल जाता है। अब जब सर मिल जाता है तो उस लड़की के बारे में पूछा जाता है, तो पुलिस वाले उस सर को लेकर गंगोत्री पहुंच जाते हैं कॉलोनी में। गंगोत्री वाले कहते हैं कि जी इससे पहले ये रमजानपुर में रहती थी, आप वहां जाकर संपर्क करिए। जब पुलिस वाले रमजानपुर में जाते हैं तो वहां से पता चलता है कि जो इसका गांव है वो हलालपुर में है और इसकी शादी हो चुकी थी, इसको एक बेटा भी है। पुलिस वाले ये सुनकर और भी हैरान हो जाते हैं कि ये शादीशुदा थी, इसको बेटा है। बेटे की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है और 15 साल पहले इसकी शादी हुई थी। अब पुलिस वाले गांव पहुंचते हैं तो उस लड़की का भाई टिंकू मिल जाता है। टिंकू से बातचीत की जाती है, तब टिंकू कहता है कि साहब हम मजदूर लोग हैं, बस खेती बाड़ी करते हैं, परिवार का ऐसी भरण पोषण होता है। करीब 15 साल पुरानी ये बात है। हमारी बहन यानी कि उमा की शादी हो रही थी और उमा मौका पाते ही पास के ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जोनी होता है, जो कि विकलांग होता है,
पेशे से मजदूर था, रंगाई पुताई का वो काम किया करता था। उससे कब प्यार कर बैठती है हम लोगों को पता ही नहीं चलता। जिस दिन उसकी बारात आने वाली थी उसी दिन मौका पाते ही वो जोनी के साथ मौके से भाग जाती है। हमने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की। वो रात उनके लिए बहुत भयानक रात थी, परेशान करने वाली रात थी, ना केवल लड़के वालों के लिए बल्कि लड़की वालों के लिए भी। इसी बीच में फैसला लिया जाता है और मामा की बेटी के साथ उस दूल्हे की शादी करा दी जाती है। उसी रात हमने फैसला ले लिया था कि हम अब उमा को कभी याद नहीं करेंगे। उमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, उमा से हमारा कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। लेकिन वक्त बीत जाता है। पुलिस वाले जब उसका सर लेके पहुंचते हैं तो इंसानियत के नाते टिंकू ने उसके सब का जो शरीर था उसका पहले अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन सर का उसका अंतिम संस्कार रिश्तेदारों के कहने पर आकर कर दिया जाता है। और जब उसके सर का अंतिम संस्कार होता है तब जाकर ये कहानी लोगों के सामने आती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये सब ऐसा। फिर पुलिस जाती है उसके पति के पास जिसका नाम जॉनी होता है। जॉनी से पूछा जाता है कि जब तुम्हारी शादी हो गई थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वो तुमसे प्यार करती थी, तब तुमने उसे छोड़ा क्यों? वो कहता है कि साहब हम लोग यहाँ से जब गांव से भाग जाते हैं, बाहर रहते हैं, कुछ दिन रमज़ानपुर में रहे। रमज़ानपुर में रहने के बाद वो मुझसे अलग हो जाती है अब से 2 साल पहले। जबकि उसका बेटा है, ना वो बेटे से बातचीत करती थी ना वो मुझसे बातचीत करती थी। कब उसकी ज़िंदगी में बिलाल आ जाता है और बिलाल जैसे इसकी ज़िंदगी में आता है वो अपने बेटे और पति को भूल जाती है। मैं उससे बात करता था तो मुझसे वो बात भी नहीं करती थी और वो कहती थी कि अब तो बस तुम्हारे साथ नहीं रहना है, किसी के साथ भी रहूं। इसलिए उसने अपने पति को छोड़ा। राय दिन रोज घर में दंगा फसाद होता था, झगड़ा होता था। तब ये जब ज़्यादा परेशान हो जाता है तो रमज़ानपुर से ये लड़की गंगोत्री में चली जाती है और रमज़ानपुर से ये जो जॉनी होता है वो अपने गांव आ जाता है अपने बेटे को लेकर। जब कभी कभी बेटे का माँ से मिलने का मन करता था तो वो ज़रूर अपनी माँ से मिलने चला जाया करता था, लेकिन पति को मिलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब उससे पता चलता है कि उसकी पत्नी का मर्डर हो चुका है, बिलाल नाम के लड़के के साथ जो लिव इन में रह रही थी उसने ही उसका कत्ल कर दिया है, तो उसे बहुत दुख हो रहा था। लेकिन टिंकू ने साफ साफ कहा हो सकता है कि इसमें उसका पूर्व पति बिलाल के साथ शामिल हो। इस मामले की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत भी करना है। साथ ही हरियाणा पुलिस और ये जो पुलिस है यमुनानगर की, उस यमुनानगर की पुलिस ने वाकई काबिल तारीफ काम किया है। एक ब्लाइंड मर्डर को किस खूबसूरती से खुलासा किया है कि जो कातिल होता है बिलाल, ना केवल उसको पकड़ती है बल्कि उसका असली चेहरा भी सामने आता है। वो ड्राइवर का काम करता है और उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन उस लड़की की भी अपनी आदतें कोई कम अच्छी नहीं थी। उसने भी अपने परिवार को परेशान किया, उसने अपने पति को परेशान किया और एक अच्छा खासा जो उसका प्यारा सा बेटा है 13 साल जिसकी उम्र है, उसने उसको भी परेशान कर दिया। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और इस उमा की वजह से कई परिवार पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं।